हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट 175 का प्रॉब्लम नंबर 3, लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस विद नॉन जीरो बिटवाइज एंड। तो गाइस प्रॉब्लम तो देखो बिल्कुल सिंपल नहीं है। अगर आपको पहले से आता होगा तो आप कर लोगे, ठीक है। बाकी आपको अगर आइडिया नहीं होगा इसके बारे में तो आप इसको नहीं कर पाओगे। मैं एट द टाइम ऑफ कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ बिल्कुल 100% तरीके से कि आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें नम्स एरे गिवन है और इसके अंदर हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालना है। इक्वल टू वैलिड नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली हमें सबसीक्वेंस रिटर्न नहीं करना, हमें उसकी लेंथ को रिटर्न करना है। विद नॉन जीरो बिटवाइज एंड मतलब जो भी आप सबसीक्वेंस फाइंड करोगे ना, उन सब में क्या होना चाहिए, बिटवाइज एंड उन सारे एलिमेंट का ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसके अंदर अगर आप सब सीक्वेंस निकालने का ट्राई करो, सब सीक्वेंस क्या होता है, बिना ऑर्डर चेंज किए अगर आप एलिमेंट उठाकर कोई एक सब एरे टाइप बना दो, टाइप बोल रहा हूँ, सब एरे नहीं। सब सीक्वेंस अलग होता है, सब एरे अलग होता है। सब एरे मतलब इसके अंदर से ही कोई एरे आपने उठा लिया जो कि कंटिन्यूअस हो, और सब सीक्वेंस मतलब ऑर्डर सेम रहेगा, बस कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। जैसे देखो 2, 3 और 7 आपने ले लिया, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका सब सीक्वेंस। आपने इसको इसको और इसको रिमूव कर दिया, तो ये इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हाँ है बस। बट इसका नॉन जीरो बिटवाइज एंड है या फिर नहीं है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो अब मैं आता हूँ इसके इंट्यूशन पे, ठीक है। इंट्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम की, सबसे पहले तो हम ये सोच सकते हैं भाई कि हम जिस तरीके से, जो हमारा स्टैंडर्ड डीपी का मेथड होता है, एलआईएस पैटर्न अगर आपने पढ़ा हो, तो स्टैंडर्ड जो पैटर्न होता है उससे निकालने का ट्राई करें। और जिस भी सब सीक्वेंस में एंड ज़ीरो हो जाए, एंड जो है वो ज़ीरो हो जाए, वहाँ पर हम उस सब सीक्वेंस को ड्रॉप कर दें। तो यार ये सोल्यूशन मैं पहले ही बता दूँ काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि एंड जो होता है वो मोनोटोनिक नहीं होता। एंड इज़ नॉट मोनोटोनिक। मोनोटोनिक क्या होता है, मोनोटोनिक वो होता है जो एक ही डायरेक्शन में चलता है। जैसे आपका मोनोटोनिक स्टैक, अगर आपका मोनोटोनिक स्टैक जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ों को स्टोर करता है, तो 2 के बाद 2 से बड़ा 3, 3 के बाद 5, तो उसका एक डायरेक्शन है, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर की डायरेक्शन है। ऐसे ही डिक्रीजिंग डायरेक्शन है ना, तो इसको मोनोटोनिक बोलते हैं। और एंड जो है वो मोनोटोनिक नहीं होता। मैं आपको एंड के बारे में थोड़ा ऑपरेशन बता देता हूँ। एंड क्या होता है, अगर आप ज़ीरो और ज़ीरो का बिटवाइज एंड करते हो तो ज़ीरो आता है, ज़ीरो और वन का करते हो तो ज़ीरो आता है, वन और ज़ीरो का करते हो तो ज़ीरो आता है, वन और वन का करते हो तो वन आता है, ठीक है। अगर दोनों वन हो तभी आपका आंसर वन आता है बिटवाइज एंड करने पे, नहीं तो नहीं आता। अब इसके बाद देखो, आपको इसके अंदर ये इंश्योर करना है कि आप जो भी सब सीक्वेंस बनाओगे ना, उसका बिटवाइज एंड जो है वो वन होना चाहिए। तो यहीं से एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आती है कि मतलब क्या, मतलब मेरे क्या ये सब में वन होना चाहिए, हाँ सब में वन होना चाहिए। तो एटलीस्ट वन पोजीशन मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एटलीस्ट वन पोजीशन, किसी एक पोजीशन पर आपका वन होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ 2, 3 और 7 का, तो 2 को मैं बाइनरी में कैसे लिख सकता हूँ, पहले हम बाइनरी पार्ट से डील कर रहे हैं, फिर हम इससे डील करेंगे। 2 से देखो 0, 1 एंड 0 बना सकता हूँ, राइट। और 3 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं 3 को लिख सकता हूँ 0, 1, 1। और 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 को लिख सकता हूँ 1, 1 एंड 1, राइट। तो मैंने क्या बोला, किसी भी एक पोजीशन पर सारे एलिमेंट के जो बिट में जो उस पोजीशन पर वन होना चाहिए। तो यहाँ क्या मुझे कोई भी एक ऐसी पोजीशन मिल रही है, यस एक ऐसी पोजीशन मिल रही है, तो दिस इज अ वैलिड सब सीक्वेंस, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हमारा 1, 1, 1, ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, राइट। तो आपका बिटवाइज एंड जो है वो 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो आई थिंक आपको मेरी बात जो है वो थोड़ी समझ में आ रही होगी, थोड़ी बहुत आ रही होगी। यहाँ पे सब सीक्वेंस हो सकता था 2,5,7 भी, राइट। अब 2,5,7 को अगर मैं लिखूँ तो 0, 1, 0, 5 को लिखूँगा तो 1, 0, 1 और 7 को लिखूँगा तो 1, 1, 1। अब यहाँ पर कोई भी आपको ऐसी पोजीशन नहीं मिल रही है जहाँ पर तीनों एलिमेंट पर वन हो। यहाँ पर 0 है इस पोजीशन पर, यहाँ पर इस पोजीशन पर 0 है, यहाँ पर इस पोजीशन पर 0 है, बिटवाइज एंड विल बी 0। तो ऑल्दो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, पर इसमें नॉन जीरो बिटवाइज एंड नहीं है, तो ये हमारा वैलिड आंसर नहीं होगा। समझ में आया आपको। तो मुझे इंश्योर करना है कि मेरा बिट में एक पोजीशन, मेरे बिट में एक पोजीशन जो हो वो सब में वन हो, तो ही मैं उससे सबसीक्वेंस बना सकता हूँ।
समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक तो चलो मैं आपको डायरेक्टली नहीं बताता, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप जाओगे वहाँ पे। तो आप यहाँ पे आपके पास चॉइस क्या है, सब सीक्वेंस निकालने हैं ना, मतलब आप एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हो, राइट? आप कुछ एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो। अब आप जैसे ही कुछ एलिमेंट्स को रिमूव कर दोगे, बचे हुए एलिमेंट्स मिलकर एक सब सीक्वेंस तैयार करेंगे। बचे हुए एलिमेंट इस एरे का सब सीक्वेंस तैयार करेंगे। अब उस सब सीक्वेंस के अंदर, मैंने ये नहीं बोला वो सब सीक्वेंस लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वो सिर्फ एक सब सीक्वेंस है। मान लो मैंने इस बिट को चूज कर लिया कि इस बिट को मैं चूज कर रहा हूँ, और बताओ इसमें से कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में इस वाली पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर, ये 0th पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन पर बिट 1 है। तो मैंने फिल्टर किया, मैंने यहाँ से फिल्टर किया नंबर्स को, तो मुझे पता है क्या क्या नंबर मिले। अब मान लो अगर मैं 10 को भी लिख लेता हूँ, 10 को भी 10 को कैसे लिखते हैं, 8 + 2 होता है, तो ये ऐसे हो जाएगा। और 9 को कैसे लिखते हैं, 9 होता है 8 + 1, ठीक है। और 2 को कैसे लिखते हैं, 2 को लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ठीक है। 3 को लिखते हैं 0 0 1 1, 5 को लिखते हैं 0 1 0 1, 7 को लिखते हैं हम लोग 0 1 1 1, राइट। तो अगर मैं बोलूँ इस वाले पोजीशन में बताओ, तो 1 2 3 और ये 4, तो 10 2 3 7, तो 10 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया। तो ये हमारा एक सब सीक्वेंस है। मैंने ये नहीं बोला लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है, बट ये एक सब सीक्वेंस ऐसा है जिसका बिटवाइज एंड नॉन ज़ीरो है। एंड हम ये बात इंश्योर कर रहे हैं क्योंकि इस पोजीशन पर इसके 1 1 1 1 है, और ये सारे 1 मिलकर 1 ही बनाएंगे। और अगर एक भी पोजीशन 1 बना रहा है तो मतलब कि आपका बिटवाइज एंड 0 नहीं हो सकता। तो बिटवाइज एंड वाला जो सब प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया फॉर दिस पोजीशन, फॉर दिस एरे, है ना। पर ऐसे कितने सारे एरे बन जाएंगे भाई, इस पोजीशन को लेके देख सकते हो, इस पोजीशन को लेके, इस पोजीशन को लेके, इस पोजीशन को लेके, बहुत सारे पोजीशन बनेंगे, है ना। तो अभी के लिए चलो इस पे फोकस करते हैं कि आपके पास एक ऐसा एरे आ गया जिसमें आपने फिक्स कर लिया कि नॉन जीरो बिटवाइज एंड मुझे वो देगा। अब इसके अंदर से मुझे निकालना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, जो कि आएगा 2 3 7। अब आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकालने आता होगा फ्रॉम द DPLIS पैटर्न, आपने ये चीज़ सीखी होगी। पर वो चीज़ आपने सीखी होगी बिग O ऑफ n स्क्वायर में, अगर आपने बॉटम अप तरीका भी लगाया होगा तो, ठीक है। बिग O ऑफ n स्क्वायर में आपने वो चीज़ सीखी होगी, और वो अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो बहुत आराम से आपका टाइम लिमिट आ जाएगा, ठीक है। और यही इस प्रॉब्लम का ट्विस्ट भी है। पहला ट्विस्ट था ये बिट, और दूसरा ट्विस्ट था कि आपका इसमें स्टैंडर्ड LIS काम नहीं कर रहा है। आपको इसके अंदर बिग O ऑफ n log n का सोल्यूशन लिखना है, समझ रहे हो। बिग O ऑफ n log n में आपको LIS को परफॉर्म करना है। तो चलो इस पार्ट पे पहले फोकस करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने इसके लिए फिक्स करी चीज़ें, मैं i = 0 से शुरू हो जाऊंगा, i = 1, i = 2, i = 3, सब में फिल्टर करूंगा। i = 0 में फिल्टर करूंगा कि भाई यहाँ यहाँ 1 है, यहाँ यहाँ 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो एक काम करो, 9 3 5 7 का एक सब सीक्वेंस बनाओ, और उससे मेरे LIS एक फंक्शन बनाऊंगा, LIS में पास कर दो उसको। ये फंक्शन मेरा क्या निकाल के देगा, इस एरे में से लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, राइट। अब आप यहाँ पे आ जाओ, इसमें फिल्टर करो, 10 फिल्टर हो गया, 2 फिल्टर हो गया, 3 फिल्टर हो गया, और 7 फिल्टर हो गया। इसको भी पास करूंगा इसके अंदर, ये भी कुछ लेंथ निकाल के देगा। फिर सेम इसके अंदर भी 5 और 7 डालूंगा, फिर उसके बाद 10 और 9 डालूंगा, ठीक है, ऐसे ही करके। पर ये लूप कहाँ तक जाएगा, ये लूप जाएगा, डिपेंड करेगा कि ये नंबर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। एरे में ये एलिमेंट जो है 10⁹ तक हो सकते हैं, इसलिए मैं 0 से लेके 29 तक इसको रन करूँगा, 0 to 29 तक, क्योंकि 2⁻29 उस चीज़ को कवर कर लेगा, 10⁹ एलिमेंट को कवर कर लेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो 29 से 0 से हम लोग चलाएंगे 29 तक लूप, 0 से 29 तक, ठीक है। पहले 0th बिट पर चेक करेंगे किस किस पे 1 है ना। एक एलिमेंट को उठाया, चेक किया, भाई तुम्हारे इस वाले बिट पे 0th बिट पे क्या 1 है, तुम्हारे ऐसे कर करके हम एक सब सीक्वेंस तैयार करेंगे, और इस सब सीक्वेंस को पास करेंगे अपने LIS वाले फंक्शन में। LIS वाला फंक्शन फर्दर इसका जो सब सीक्वेंस लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है वो निकाल के हमें उसकी लेंथ दे देगा, और हम फिर क्या करेंगे, हर एक एरे के लिए कंपेयर कर लेंगे, सिंपल है ना। तो अप्रोच आपको क्लियर है। अब जो सारी की सारी जो सिरदर्दी है वो इसमें है कि ये LIS को बिग O ऑफ n log n में कैसे लिखे, है ना। अब यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ पे log n है, यहाँ पे क्या है, log n है।
तो या तो बाइनरी सर्च हो रहा होगा, या तो दूसरा लॉग एन कब आता है, जब हम सॉर्टिंग करते हैं, है ना। ये दो केस में मेजरली, ये दोनों ही केस में लॉग एन आपका आ रहा होता है। मेजर बात कर रहा हूँ, मेजर क्वेश्चन की। तो ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऑर्डर प्रिजर्व रखना है, ऑर्डर हमें सेम रखना है। तो बाइनरी सर्च हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मैं भी आपको काफ़ी सही समझाने वाला हूँ। 9 3 5 7 आपको पहला एरे कौन सा मिला, 9 3 5 और 7। आपने 0th बिट को चेक किया कि वो 1 है या फिर नहीं है, राइट। तो 9 3 5 7 आपको मिल गया। अब आप क्या करना चाहते हो, इसमें से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालना चाहते हो। क्या करना है, देखो, एक डमी एरे बनाएंगे, एक डमी एरे। और डमी एरे सबसे स्मॉलेस्ट एंडिंग को स्टोर करेगा, क्योंकि उसका कहना है कि भाई मेरी जो एंडिंग होगी वो सबसे अगर स्मॉलेस्ट होगी, है ना, अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट लेकर चलूँगा अपने अंदर, तो पॉसिबल है, ज़्यादा से ज़्यादा ये चांसेस है, मैक्स चांस है कि मुझे आगे जाकर लंबा LIS मिले, है ना। इसकी फीलिंग ये होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पहले 9 को लेगा, कहेगा 9, लेकिन फिर क्या कहेगा कि मुझे सबसे, अब 3 को जैसे ही यहाँ पे आया ना 3 पे, ये क्या पूछ रहा है, ये अपने एरे में पूछ क्या रहा है, इस बात पे फोकस करो। ये पूछ रहा है मुझे सबसे पहला वो एलिमेंट दे दो जिससे कि मैं बड़ा या फिर छोटा, बड़ा या फिर बराबर हो जाऊं, है ना, ये बोल रहा है। तो हमने कहा भाई ऐसा तो देखो कोई एलिमेंट यहाँ पे मिल नहीं रहा, है ना, जिससे कि 3 जो है वो बड़ा या बराबर हो जाएगा। तो ये क्या कहेगा भाई, फिर मैं इसी को हटा के बैठ जाऊंगा जो बैठा हुआ है। 5 आया, ये कह रहा है भाई मुझे ऐसा एलिमेंट दे दो जिससे जस्ट बड़ा या बराबर हो जाऊं, जस्ट बड़ा। तो ये 3 हो गया, तो ये 3 के बगल में आके बैठ जाएगा। फिर 7 आएगा, 7 बोलेगा कि भाई मुझे भी दे दो जस्ट बड़ा, तो ये भी आएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा। 3 5 7 हमारा LIS आ गया। और ये जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो नंबर है, यही मुझे निकाल के देगा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च मुझे यहाँ निकाल के देगा, ठीक है। अब ये छोटे छोटे एरे हैं, इनके लिए आपको शायद इतना समझ ना आ रहा हो, हम इस पूरे एरे पे ही लगा के देख लेंगे इस एल्गोरिदम को, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और बार आपको मैं LIS वाला पार्ट जो है अच्छे से ड्राई रन करके दिखाता हूँ इस बड़े वाले एरे के लिए, कि इसके अंदर हम LIS कैसे निकाल रहे हैं। 10 9 2 3 5 7 ये हो गया। अब इसके बाद अगर मैं, ठीक है, निकालते हैं इसके लिए LIS। हाँ ठीक है, तो इसके लिए देखो यहाँ पे सबसे पहले तो 10 आ जाएगा, मेरे डमी एरे में 10 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा बाइनरी सर्च खोज के लाएगा कि 9 के लिए कौन सी परफेक्ट पोजीशन है। तो ये कहेगा कि भाई 10 जो बैठा हुआ है ना वही परफेक्ट पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा -1 इंडेक्स होगा समथिंग, और यहाँ पर मेरा 0th इंडेक्स होगा। तो ये कहेगा भाई आप -1 पे हो, आप -1 पे हो, तो आपका जो जस्ट बड़ा वाला होगा वहाँ पे जाकर आप बैठो, तो यहाँ पे आएगा 9। फिर सेम 2 के लिए भी होगा, 2 कहेगा भाई मेरा भी पोजीशन यहीं पड़ रहा है सबसे आगे, कि भाई मैं आगे से शुरू हो सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो अब 2 आ गया। फिर उसके बाद 3 बोलेगा मेरा पोजीशन, तो ये कहेगा भाई आपका पोजीशन 1 पे पड़ रहा है, इससे आगे 2 के जस्ट आगे, 3 आ जाएगा। फिर 5 के लिए भी सेम, और फिर आएगा 7, ठीक है। अब जैसे ही 7 आएगा तो 7 के लिए हम क्या बोलेंगे, 7 के लिए हम बोलेंगे कि आपका पोजीशन भी यहीं पे पड़ रहा है। अब सोचो इसके आगे, इमेजिन करो इसके आगे यहाँ पे 4 होता, 4 होता तो क्या होता, 4 होता तो क्या होता, 4 कहाँ पे जाके प्लेस होगा, 4 किस एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली बड़ा या बराबर हो जा रहा है, कौन सा वो सबसे पहला एलिमेंट है। क्या 5 से बड़ा या इक्वल है, नहीं 5 से बड़ा नहीं है 4, सबसे पहला एलिमेंट है 3, है ना, सबसे पहला एलिमेंट है 3। पर 3 तो यहाँ पे ऑलरेडी छोटा है, अगर मैं यहाँ पे 3 को हटा के 4 रख दूँ तो यहाँ पर क्या वो एक वैलिड केस होगा, यार 4 यहाँ पे रख दोगे, 3 तो पहले से ही छोटा था, तो 4 रखने की क्या ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पे कुछ गलती करी है, हमें यहाँ पे 3 की जगह पे ही रखना, हमें वो एलिमेंट खोजना है, ठीक है। बाइनरी सर्च में हो जाती है कन्फ्यूजन कभी कभी, हमें यहाँ पे वो एलिमेंट खोजना है जिससे जो टारगेट है, जो मेरा ये 4 है ना, 4 जस्ट लेस देन इक्वल टू हो, है ना, 4 जस्ट छोटा हो। तो 4 जस्ट छोटा किससे होगा, 5 से होगा, तो यही वो एलिमेंट है। 5 को हटाएंगे तो देखो फ़ायदा भी है, 5 को हटाएंगे तो फ़ायदा भी है, आगे में भी हम और बड़े सब सीक्वेंस के लिए फाइंड कर पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 4 और 7, समझ रहे हो मेरी बात। अगर यहाँ पर मान लो कल को 6 हो जाता, 6 हो जाता या 5 हो जाता, तो आप क्या करते, सबसे पहला एलिमेंट बता दो, सबसे पहला एलिमेंट जिससे कि ये जस्ट छोटा हो, है ना, जस्ट छोटा, तो ये रहा, है ना, इधर से देख रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज़ की ना फीलिंग को समझो कि ऐसा एलिमेंट मिल जाए मुझे सबसे पहला जो कि इससे जस्ट बड़ा या इक्वल हो,
जैसे 5 है ना, मैं आपको 1 मिनट शुरू से समझाता हूँ। देखो यहाँ पर 2 है, 5 है, 9 है, 11 है, ठीक है। सारी चीज़ें इरेज कर दो अपने मन से। अब देखो यहाँ पे मान लो मुझे 7 के लिए देखना है, ठीक है, कि 7 को मैं कहाँ पर प्लेस करूँ। तो मुझे आप पता है क्या बताओ, सबसे पहला एलिमेंट है ना, सबसे पहला एलिमेंट मुझे निकाल के दे दो जो मेरे टारगेट से बड़ा या फिर इक्वल हो। टारगेट कौन है, टारगेट तो 7 है ना। तो देखो 7 से जस्ट बड़ा या इक्वल कौन है, 9। तो इसको हटा के 7 बैठ जाएगा। अब आप खुद सोचो ना, आगे जाने की और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है भाई। अगर ये कल को अगर मान लो मेरे एरे में 9 आ चुका, 9 आ जाएगा, तो 9 क्या कहेगा, 9 कहेगा कि भाई आप ना एक काम करो, आप 11 को हटा दो और मेरे को बिठा दो 9, ठीक है। तो 9 क्या करेगा, 9 और ग्रेटर सब सीक्वेंस को वैलिड करेगा। जैसे यहाँ पे 11 था, अब 9 के बाद मान लो 10 लिखा होता, तो यहाँ पर हम 2 5 7 9 10, 2 5 7 9 10 बना लेते। यहाँ पे अब आपको समझा रहा हूँ ग्रीडी काम क्यों नहीं करेगा, ग्रीडी काम नहीं करेगा। यहाँ पर जो 10 है वो नहीं आ पाता अगर मैं यहाँ से 11 को नहीं हटाता। अभी मैंने 11 को हटाया, 9 रखा, इसलिए यहाँ पे आगे 10 आ पाया, है ना। तो मेरे 5 लेंथ के जो LIS है वो बन पाए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग। अब बाइनरी सर्च करके देख रहे हैं, और जो भी हमारा सबसे बड़ा या इक्वल नंबर है, सबसे पहला नंबर जो टारगेट से बड़ा या इक्वल है, तो उसको हम वहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो एक लूप रन किया है 0 से 29 तक, ठीक है। 30 लिखा है, 30 से कम 29, इंडेक्स इक्वल टू 0 एक वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर इंट नम नम्स, हमने नम्स में से एक एक करके सारे एलिमेंट निकाले, नम को शिफ्ट कर रहे हैं आई टाइम्स। जैसे मान लो मेरा 6 है, 6 क्या होता है, 6 आपका 4 + 2 होता है, तो 0 1 1 है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, 6 को हमने लिया, अब इसको हमने सबसे पहले 0 टाइम, आई इक्वल टू सबसे पहले 0 होगा, तो हमने इसको 0 टाइम शिफ्ट किया आगे। तो मतलब शिफ्ट नहीं किया, ठीक है। शिफ्ट मतलब कि हमने, अगर आप इसको एक बार शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0 1 1, मतलब ये 1 आ जाएगा इधर, ये 1 आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा 0। समझ रहे हो, ये होता है शिफ्ट का मतलब। ये एरो इस साइड है तो राइट शिफ्ट हो गया। और एंड ऑपरेशन कर रहे हैं 1 के साथ, 1 कैसा होगा, 1 होगा 0 0 1, राइट। तो अगर आप इसका इसके साथ एंड करोगे तो यहाँ पे ये इंश्योर करता है कि इधर जितने भी बड़े नंबर हैं वो सब 0 हो जाए, सब 0, सारे बिट 0 हो जाए 0 से एंड होके, और ये लास्ट वाले बिट से 1 चेक होता है। समझ रहे हो, नहीं आया समझ में। देखो ये चेक करने के लिए होता है कि आपका जो बिट है, लास्ट बिट, वो 1 है या नहीं है। जैसे मान लो 1 0 1 0 1 1 ऐसा करके कुछ है। अब आप इसको अगर 1 से एंड कर दोगे तो सबसे लास्ट में 1 आएगा और बाकी सब 0 होंगे। और एंड करने पे अगर एक भी 0 आता है तो 0 आता है आंसर, तो 0 0 0 0 0। और फिर ये चेक हो जाएगा कि अगर ये 1 होगा तो आंसर 1 आएगा, अगर 0 होगा तो आंसर 0 आएगा, राइट। तो आपका अगर आंसर 1 आ गया, अगर आपका आंसर 1 आ गया तो मतलब यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, तो इसके अपने इस वाले एरे में जो मेरा सब सीक्वेंस बना रहा होगा नम्स का, ठीक है, इस वाले एरे में इसको डाल दो, ठीक है, और इंडेक्स को कर दो प्लस प्लस, ठीक है। सिर्फ उस वाले एलिमेंट को ले रहे हैं एरे में से जिसके ith बिट पर 1 है, जिसके ith बिट पर 1 है, ठीक है। ऐसे ही 0th बिट के लिए चेक करेंगे, फर्स्ट बिट के लिए, सेकंड बिट के लिए, सब मैं समझा चुका हूँ आपको। ये लेंथ निकाली हमने LIS को कॉल करके, इस एरे को हमने पास किया LIS में, और इस वाले इंडेक्स को, ये इंडेक्स क्या बताएगा, इस एरे की लेंथ बताएगा, इस एरे की लेंथ नहीं बताएगा। इस एरे की लेंथ है n, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर 4 5 2 6 3, मान लो ये एरे इतना ही फिल हुआ, और बाकी के जो 3 एलिमेंट्स हैं, बाकी के जो 3 एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गए, वो तीनों पे ith पोजीशन पर 0 बिट है, 1 बिट नहीं है। तो ये तो 0 0 ही रह जाएंगे, खाली ही रह जाएंगे, राइट। ये खाली रह जाएंगे। अब अगर खाली रह जाएंगे तो हम, तो ये एरे का साइज़ तो n हुआ, लेकिन एलिमेंट कितने में है, एलिमेंट इंडेक्स तक की साइज़ में है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स ये होगा जो फिल हुआ होगा, है ना, इस एरे के अंदर। तो 0 1 2 3 4, और फिर उसके बाद ये अपडेट हुआ होगा तो इंडेक्स हो जाएगा 5। तो ये इसकी साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर कितने नंबर्स हैं, वैलिड नंबर्स 1 2 3 4 5। तो इसको भी इसके अंदर हम पास करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर इंडेक्स जो है अगर मैक्स से बड़ा हो जाता है, मतलब अगर वैलिड केस होगा, तभी हम इसको कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। या फिर पहले मैंने ऐसे किया था इसको, मैंने अभी लिखते टाइम इसे ध्यान नहीं दिया, ये चीज़ मैंने इसके अंदर लिखी थी डायरेक्ट, ताकि अगर कोई वैलिड केस हो, अगर इंडेक्स जो है मेरा मैक्सिमम से बड़ा हो, मतलब देखो क्या है, देखो मान लो
कि मैंने जो आपको समझाया यहाँ पे समझाया था, तो यहाँ पर ना मेरा कभी कभी ये भी केस होगा कि इसके अंदर खाली 5,7 पास हो रहा होगा। अगर आप इस वाली बिट के लिए चेक करोगे तो सिर्फ 5 और 7 पास होगा, राइट। पर इसके पहले देखो हमने क्या पास किया था, इसके पहले हमने 10 पास किया था, 2 3 7 पास किया, तो 2 3 7 हमारा मैक्सिमम लेंथ 3 का LIS दे रहा था, राइट। पर यहाँ पर तो आपके नंबर ही 2 हैं, तो इससे बड़ा LIS क्या ही मिलेगा, तो उसके लिए कॉल ही क्यों करनी है ना। तो यहाँ पर मैंने ये छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन किया था, अभी मुझे ध्यान में आया, मैंने लिखते टाइम इसको ईजी बनाने के लिए थोड़ा सा वो कर दिया, ठीक है। इस LIS को मैंने इसके अंदर लिखा था, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ से हटा के इसके अंदर लिखना है ताकि बार बार कॉल ना हो, समझ रहे हो, ऐसे रिडंडेंट जो कॉल्स हैं वो हट जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैक्स हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ जो इसका कोर लॉजिक है LIS का। यहाँ पर हमने डमी एरे बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास समथिंग मान लो ये एरे वाले में 4 5 1 2 6 ऐसा प्रेजेंट होगा, और ये 3 इंडेक्स पर 0 0 0 ये खाली एरे हैं, ठीक है। और लेंथ होगी 5, इंडेक्स जो होगा मेरा 5 होगा, ठीक है। साथ साथ डायरन भी कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर k इक्वल टू 0 है, ठीक है। और k इक्वल टू 0 क्यों बनाया बाद में पता चलेगा आपको। i इक्वल टू 0 क्योंकि क्या होता है ना, जब हमें आगे आंसर में ज़रूरत पड़ती है तो हम बना लेते हैं, लेकिन फिर बाद में उसको डिक्लेयर कर देते हैं ऊपर, ठीक है। i इक्वल टू 0, पहले तो हमें लूप की ज़रूरत है भाई, एक एक एलिमेंट को हमें निकालना है ना। तो आपने सबसे पहले 4 को निकाला, 4 को, ठीक है। ये है आपका डमी एरे, ये डमी एरे, ठीक है। 1 2 3 4 5 साइज़ का डमी एरे हमने बना लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले जो मेरा टारगेट होगा वो 4 होगा फिल करने का। तो लो इक्वल टू मैंने 0 से इनिशियलाइज़ कर लिया, हाई इक्वल टू मैंने k-1 से इनिशियलाइज़ किया, ठीक है। क्योंकि अभी जो k है ना मेरा, वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एरे जो है ये कितनी फिल हुई है, ये एरे कितनी फिल हुई है, समझ रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं कि 5 एलिमेंट आपने पास किए तो 5 का 5 इसके अंदर आ जाएगा, 5 का 5 नहीं आएगा। इसके अंदर ओनली हमारा LIS फिल हो रहा होगा, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, एंड ये एरे हमेशा सॉर्टेड होगी फिल होते टाइम, इसलिए इसके ऊपर हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, k इस एरे की साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाई इक्वल टू k-1, ओके, कि अभी हमारा हाई जो है वो ये है और लो जो है वो ये है, ठीक है। तो फाइनली यार जो हाई है वो छोटा है, ठीक है, तो हमारा वाइल लूप रन नहीं करेगा। और और यहाँ पे अभी हमारा आंसर जो है वो के इक्वल ही है ना, आंसर जो है अभी के इक्वल ही है। तो सबसे पहले तो हम अपने पहले वाले इंडेक्स पे 0th वाले इंडेक्स पर इसको डाल देंगे 4 को, 4 चला जाएगा, के का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, के हो जाएगा प्लस प्लस, मतलब के हो जाएगा 1, राइट। k1 हो गया। अब जैसे k1 हो गया तो k1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, k1 रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास अभी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस 1 का है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा, जै आपका ये अगेन यहाँ से नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 5 की, बताओ 5 को कहाँ बिठाना है। तो 5 के लिए पोजीशन सर्च करेगा, है ना। बस आपको एक लाइन याद रखना है इसके अंदर कि टारगेट से बड़ा या इक्वल एलिमेंट सबसे पहले जहाँ मिल रहा है वही आपको निकालना है, ठीक है। तो 4 अब 5 आएगा, 5 भी यहीं बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही तो पोजीशन मिलेगी ना, पोजीशन तो यही मिलेगी। और मैंने ये आंसर क्यों बनाया है, आंसर बस थोड़ा आसान करने के लिए बनाया है, बाकी मैं तो यहाँ से लो को रिटर्न करता हूँ हमेशा। मतलब आंसर मैंने जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ वहाँ आप लो लिख सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है। क्योंकि लो आपके उस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे आपका सबसे पहले एरे के अंदर टारगेट जो है वो जो हमारा टारगेट है वो लेस देन इक्वल टू हो चुका है, ठीक है। क्लियर है आपको। तो यहाँ से हम यहाँ पे थे, इंट हाई, हाई क्या हो गया, हाई 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 0 मिड भी हमारा 0 हो गया। अब हमने देखा क्या डमी मिड 0 पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है क्या वो बड़ा है या इक्वल है, तो बड़ा इक्वल नहीं है, तो इसके अंदर आ गए हम लोग, है ना। और लो इक्वल टू कर दिया मिड +1, तो लो क्या था, लो हमारा 0 था, तो ये यहाँ पे आ गया है ना। और हाई भी हमारा, ठीक है, तो लो यहाँ पे आ गया, लूप हो गया ब्रेक। और आंसर में क्या था, देखो आंसर के से इनिशियलाइज था, और के क्या था, के था 1, अभी भी आंसर 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 5 को बैठा देंगे, ठीक है। के जो है वो प्लस प्लस होगा तो k2 हो जाएगा अब, ठीक है। ऐसे आपका मतलब बाइनरी सर्च परफॉर्म होगा। आपको यहाँ पे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि भाई ये जो है ये आपका सर्चिंग कर रहा है, इसके अंदर पोजीशन को सर्च करने का काम कर रहा है, ठीक है, कौन सी पोजीशन आपकी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 है, 1 के लिए बताओ ये क्या क्या रिटर्न करेगा, 1 के लिए रिटर्न करेगा, यहाँ पर नेक्स्ट आपका टारगेट हो गया 1, है ना। तो 1 के लिए रिटर्न करेगा 4,
ये वाला पोजीशन, 0 वाला पोजीशन कि भाई 1 को इस पे बैठा दो, तो 1 को हम इस पे बैठा देंगे, है ना। फिर 2 के लिए 2 को हम इस पे बैठा देंगे 5 की जगह पे, तो 1 और 2 आ गए, है ना। उसके बाद 6 आएगा, 6 को हम यहाँ पर बैठा देंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे बैठा रहे हैं, देखो आंसर इक्वल टू जब k है, मतलब आंसर अगर k के इक्वल हो जा रहा है तो k को प्लस प्लस कर रहे हैं साइज़ को, है ना। अब यहाँ पे आंसर के के इक्वल आ जाने का मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर ना कोई भी नहीं है, अब आपको नेक्स्ट इंडेक्स पर बैठाना पड़ेगा, है ना। जैसे 4, जैसे 1 और 2 आ गया, तो अब यहाँ पे 6 आया, तो 6 के लिए ये वाला इंडेक्स यहाँ पे आएगा। और ये के क्या है, के है एरे की लेंथ, और लेंथ हमेशा इंडेक्स से एक पोजीशन आगे रहती है। तो अगर आपको वहाँ पे बैठाना पड़ा उसको, तो वहाँ पे आप एरे की लेंथ को 1 से इंक्रीज़ कर दोगे कि आपका जो सब सीक्वेंस है वो 1 और बढ़ चुका है। और अगर ये नहीं हुआ इसके इक्वल, तो मतलब ये किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को ओवरराइट कर रहा है, ठीक है, ओवरराइट कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको ओवरराइट कर देंगे, लेंथ में इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, और लास्ट में जो लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन है, के। तो यहाँ पर हम के को रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा यार। अगर आपको बाइनरी सर्च की क्लैरिटी नहीं है तो आप प्लीज़ बाइनरी सर्च को ज़रूर क्लियर कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें भी और इसके पिछले क्वेश्चन में भी हमने बाइनरी सर्च का यूज़ किया है, ठीक है। तो और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें n होगी और इसमें log n लगेगी, तो LIS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी big O ऑफ n log n। एंड इस फंक्शन को हम लोग यहाँ से कॉल कर रहे हैं, और ये जो लूप है आपका, ये लूप कांस्टेंट टाइम में चल रहा है, और इसके अंदर आपका ये नम्स वाला लूप जो है वो नेस्टेड है। तो ये तो आपका अलग लूप है और LIS अलग फंक्शन है। तो इसके लिए बिग O ऑफ n हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा बिग O ऑफ n log n LIS के लिए, एंड ये पूरा का पूरा 30 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, समझ में आया। तो ओवरऑल आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, बिग O ऑफ n log n, और स्पेस में हमारा बिग O ऑफ n आया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।